Hi there, my name is Muskan and you are watching Knowledge is Code. So today in this video we are going to see tidal hypothesis of Jeans and Jeffrey. जीन और जेफरीज की जो है टाइडल हाइपोथेसिस को हम देखेंगे ओरिजिन ऑफ अर्थ या फिर कहीं ओरिजिन ऑफ जो सोलर सिस्टम है उसको लेकर जो है इन्होंने हाइपोथेसिस दी है. So guys, before I will move forward, do like, share and subscribe the channel and don't forget to comment below in the comment section. So everybody, first let us see the introduction. So James Jean. James Jean was a British scientist, British geographer थे and जो टाइडल हाइपोथेसिस है उन्होंने 1919 में दी थी और ये जो टाइडल हाइपोथेसिस है ये फिर जेफरी ने इसको मॉडिफाई किया था 1929 में. इसको हम आगे देखेंगे कि किस तरह से इन्होंने मॉडिफाई किया था. सो जो टाइडल हाइपोथेसिस है ये बेसिकली जो है वो सोलर सिस्टम के बारे में बताएगी कि जो सोलर सिस्टम का जो ओरिजिन हुआ है वो किस तरह से हुआ है, राइट. तो बाकी जो थ्योरीज हमने अभी तक करी, जैसे कांत की है, लेप्लास की है, उन्हीं थ्योरीज़ की तरह इनके भी कुछ अजम्पशंस हैं. जैसे उनके कुछ अजम्पशन थे तो इनके जो जोग्राफर हैं जेम्स जीन, इनके भी कुछ अपने अजम्पशन हैं, राइट. फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्टली जो इनका अजम्पशन है वो ये है कि दो स्टार थे इनिशियली, एक सन थे, दूसरा इंट्रोड्यूसिंग स्टार था. ये देखिए आप, एक सन और दूसरा आपका जो है वो स्टार था. और जो सन है वो इट वाज बिग गैशियस मास था बट स्मॉलर था स्टार से. आप देख ही रहेंगे स्टार जो है बड़ा साइज़ में है लेकिन सन छोटा साइज़ में है कंपैरेटिव टू योर प्रिमिटिव सन. जो सन है इन्होंने कहा था स्टेशनरी है, यानी कि अपनी जगह में है और अपनी एक्सिस पे घूम रहा है. लेकिन जब ये इंट्रोड्यूसिंग स्टार की बात करते हैं तो इनका ये मानना है कि जो ये स्टार है ये घूम रहा है, राइट. इस तरह से अपनी पाथ में घूम रहा है कि ये सन के नज़दीक आता है. इट केम नियर टू प्रिमिटिव सन. और जो जैसे ही प्रिमिटिव सन के नज़दीक आता है जो टाइडल फोर्स है वो इंक्रीज़ हो जाती है. आपके जो स्टार है इसकी जो टाइडल फोर्स है वो मैक्सिमम हो जाती है, ग्रेविटेशन फोर्स मैक्सिमम हो जाती है. वो हम आगे देखेंगे. जब ये ग्रेविटेशन फोर्स मैक्सिमम हो जाती है तो उसके क्या इफ़ेक्ट होगा तो उसको हम जो है इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे. तो देखें, जैसे कि जेम्स जी ने कुछ हमारी को एजम्पशन थी कि दो तरह के स्टार्स हमारे पास होंगे, एक सन होगा, एक इंट्रोड्यूसिंग स्टार होगा. स्टार जो है वो आपका बड़ा साइज़ में है, सन छोटा है, सन आपका स्टेशनरी है, ऑल दैट. तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं जब इंट्रोड्यूसिंग स्टार जो है वो सन के नज़दीक आता है. मानिए आप ये मानिए ये जो है वो आपका ये इसको आप मानिए इंट्रोड्यूसिंग, ओके, प्रिमिटिव सन, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, ओके. सो इसको आप प्रिमिटिव जो है वो मानिए प्रिमिटिव सन, राइट. और ये आपका जो है इंट्रोड्यूसिंग स्टार है. तो जैसे ही ये इसके नज़दीक आता है, आप इसको इमेजिन कीजिए, इसके नज़दीक आता है तो इसकी जो टाइडल फोर्स है वो मैक्सिमम हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है और ग्रेविटेशनल फोर्स भी इंक्रीज़ हो जाती है. तो दोनों फोर्स जब इस पे अप्लाई करती है तो इस पे प्रेशर पड़ेगा. मानिए ये जो है ये वाला पोर्शन ये आपका इंट्रोड्यूसिंग स्टार है तो ये इस पे प्रेशर डालेगा आपके सन पे, राइट. तो जैसे ही इस पे प्रेशर डालेगा तो इसके सरफेस से जो मटेरियल वो बाहर इजेक्ट हो जाएगा, राइट. और जैसे जैसे ये अवे इससे दूर होता जाएगा वैसे वैसे जो ये मटेरियल है ये खींचता चला जाएगा, राइट. तो ये मटेरियल इस तरह से जो है इसने सिगार शेप जो है वो रूप ले लिया. जैसे जैसे फिर ये जो इंट्रोड्यूसिंग स्टार है वो दूर इससे चला गया तो एक सिगार शेप का जो है एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको कि जेम्स डी ने जो है इसको फिलामेंट का नाम दिया, राइट. इसमें लिखा भी होगा मैंने कि ग्रेविटेशन फोर्स इंक्रीज़ होती है, टाइडल फोर्स इंक्रीज़ होती है, एक सिगार शेप का जो है स्ट्रक्चर बनता है, थाउजेंड्स ऑफ लेंथ होती है जिसकी, और जो सिगार शेप का जो मैटर होता है उसको फिलामेंट जो है वो नाम दिया जेम्स डी ने, जो कि आपका देखोगे तो थिकर है बीच से और किनारे से ये जो है पतला है, क्योंकि किनारे से खिंच गया ना एक जगह से और दूसरी जगह से तो बीच वाला पोर्शन है वो मोटू सा रह गया.
और इस तरह से आप देखोगे भी तो किनारों में अगर आप देखोगे तो जो प्लैनेट्स है वो छोटे छोटे से हैं, छोटे छोटे हैं, और बीच में जो है क्योंकि मास बीच में ज़्यादा रह गया तो प्लैनेट्स जो है बीच में जो है बिग साइज़ के हैं। तो आप जो अरेंजमेंट ऑफ प्लैनेट्स की हैं तो तो उसमें पता चलता है कि ये जो है इन्होंने जो कॉन्सेप्ट इसको दिया है ये लॉजिकली करेक्ट है, राइट। ये इसके मेरिट में भी आता है, आगे हम जब देखेंगे। तो ये फॉर्मेशन ऑफ फिलामेंट की एक बात करते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं अब फिलामेंट तो बन गया, लेकिन अब इससे प्लैनेट्स कैसे बनते हैं, राइट। तो जो जब फिलामेंट आपका बन गया ये सिगार शेप का, राइट, लाइक दिस, तो उसके बाद क्या होगा, तो ये जो है अब है तो ये एक बॉडी मास है, तो इसमें भी छोटे छोटे पार्टिकल से बने हैं। तो ये जो पार्टिकल्स है अब कंडेंस हो जाते हैं, इनमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है फिलामेंट का, राइट। ये कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करता है, सिकुड़ना स्टार्ट होता है, और ये सेवरल पीसेज में ब्रोक हो जाता है। और जो सेवरल पीसेज में जब ये ब्रोक हो जाता है छोटे छोटे से पीसेज में, तो हर पीसेज जो है अपने अलग अलग प्लैनेट्स जो है बनाते हैं, 9 प्लैनेट्स। तो इस तरह से फिलामेंट से जो है फिर आपके जो है 9 प्लैनेट्स बनते हैं। जो रिमेनिंग जो पार्ट बचता है सन का, जो हमने देखा था, यहाँ पे सन है और यहाँ पे इंट्रोड्यूसिंग स्टार है, और सन का जो है कुछ पोर्शन निकल के जो है ये फिलामेंट बनता है, और जो कुछ पोर्शन सन का बच जाता है, ये लेफ्ट पोर्शन, तो ये जो है सन का रूप ले लेता है बाद में। प्रिमिटिव मतलब एशियन टाइम का सन, राइट। फिर आपका जो है ये सन बन जाता है, जो रिमेनिंग पार्ट बचता है आपका प्रिमिटिव सन का। जो सैटेलाइट हैं प्लैनेट्स के, फिर वो कैसे बनती हैं, राइट। जैसे जुपिटर के सैटेलाइट्स हैं, सैटर्न के सैटेलाइट हैं, नेपच्यून के सैटेलाइट हैं, तो वो कैसे बनते हैं। तो उनका ये मानना है कि जो सैटेलाइट हैं प्लैनेट्स के, वो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से और टाइडल इफेक्ट की वजह से exerted by sun on outer surface of newly formed planets। अब सन क्या करता है, ये वाला जो हमारा सन है, जो न्यूली फॉर्मेड जो प्लैनेट्स है लाइक जुपिटर, सैचुरन, ये है, इन पे अपना ग्रेविटेशनल और टाइडल इफेक्ट की वजह से इनके आउटर सरफेस से जो है जो सरफेस, आउटर सरफेस में ये जो जब फोर्स लगाते हैं अपना, तो इनसे जो है आपके जो सैटेलाइट्स हैं वो अलग हो जाते हैं, लाइक पीसेस अलग हो जाएंगे, देन वो सैटेलाइट का जो है वो कंडेंसेशन होगा उनका, और फिर सैटेलाइट का वो रूप ले लेंगे जैसे कि प्लैनेट्स के साथ, राइट। तो ये इनका कॉन्सेप्ट था, होप कि आपको समझ में आया होगा। सैटेलाइट का मैं आपको और एक बात बता देती हूँ, जो सन है उसका ग्रेविटेशनल और जो टाइडल फोर्स है वो जो है अफेक्ट करेगा न्यूली फॉर्मेड जो प्लैनेट्स हैं, जो हमारे न्यूली फॉर्मेड प्लैनेट्स हैं, उनके सरफेस में मास इजेक्ट होगा, वो कंडेंस होगा, और फिर जो है वो सैटेलाइट का जो है वो रूप लेंगे। ऐसा जो है जेम्स जीन्स का कहना है, मेरा कहना नहीं है, जेम्स जीन्स जो है वो उनका कहना है ऐसा, राइट। नाउ कमिंग टू जेफरीज। जेफरीज का क्या मानना है, जेफरीज, हरोल्ड जेफरी, जिन्होंने जेम्स जीन के हाइपोथेसिस को इन्होंने जो है मॉडिफाई किया 1929 में, 1929 में, और इन्होंने अपना ही कॉन्सेप्ट दिया जिसको कि कोलिजन हाइपोथेसिस के नाम से जाना जाता है। और अकॉर्डिंग टू जेफरी का ये मानना था कि 2 नहीं 3 स्टार थे, राइट। एक हमारा प्रिमिटिव सन था, एक हमारा कंपेनियन स्टार था, एक हमारा इंट्रोड्यूसिंग स्टार था। तो इनका क्या मानना है, जो कंपेनियन स्टार है और जो आपका इंट्रोड्यूसिंग स्टार है, ये दोनों आपस में इनका कोलिजन हुआ, हेड ऑन कोलिजन हुआ, राइट। जब ये आपस में इनका कोलिजन हुआ तो जो आपके जो कंपेनियन स्टार है वो कम्प्लीटली स्मैश्ड हो गया, और आधा जो पार्ट है उसका स्काई में स्कैटर हो गया, और रिमेनिंग जो पार्ट है जो उसका रिमेनिंग पार्ट है आपके कंपेनियन स्टार का, वो सन के जो प्रिमिटिव सन है उसके चारों तरफ घूमने लगा इस तरह से, राइट। जो बच गया पार्ट, और जो बच गया पार्ट है रिमेनिंग पार्ट कंपेनियन स्टार का, और जो आपके इंट्रोड्यूसिंग स्टार है, इनके कोलिजन से जो रिमेनिंग पार्ट बचता है वो प्रिमिटिव सन के चारों चक्कर लगाता है, और जैसे वो चक्कर लगाता है ना, इस तरह के जो रिमेनिंग पार्ट्स बच जाता है, तो इस तरह से फिर जो है वो प्लैनेट्स बन जाते हैं, राइट। तो ये जेफरी का मतलब सिंपल सा इनका हाइपोथेसिस था। नाउ कमिंग टू मेरिट। देखिए मेरिट की जब हम बात करते हैं, तो जब हम फिलामेंट की बात करते हैं, इसकी शेप से पता लगता है कि आगे छोटे छोटे से प्लैनेट्स और बीच में बड़े, बीच में थिकर साइज़ का था, और लास्ट में फिर ये थिनर साइज़ का था। तो शेप एंड ऑर्डरिंग ऑफ प्लैनेट्स इसमें ये अच्छे से बताता है। ऑर्डरिंग एंड अरेंजमेंट ऑफ सैटेलाइट्स का भी लग जाता है पता है इसमें आराम से, और नंबर ऑफ साइज़ ऑफ द सैटेलाइट, ये भी कि जितने पीसेस में कन्वर्ट हुए
टूटे और उतने पीसेस से ही एक एक प्लैनेट बना, ये इनका मानना था, राइट। नाउ कमिंग टू डिमेरिट। डिमेरिट की जो हम बात करते हैं, इनका ये मानना है डिमेरिट्स में कई सारे जोग्राफर का, स्टार जो है और जो सन है ये एक दूसरे से इतने जो है मतलब दूर हैं, और इट्स नॉट कन्विंसिंग आइडिया कि जो एक स्टार जो है वो आया नज़दीक सन के और इस जो है उसने उस तरह के पाथ को फॉलो किया कि मास इजेक्ट हो गया भी सरफेस से। तो इनको थोड़ा सा ये जो आइडिया है कन्विंसिंग नहीं लगता है, राइट। फिर दूसरा ये है कि कुड नॉट इलेबोरेट द प्रोसेस एंड मैकेनिज्म ऑफ कंडेंसेशन ऑफ मैटर इजेक्टेड फ्रॉम प्रिमिटिव सन। अब जैसे ही कहते हैं कि प्रिमिटिव सन से जब सैटेलाइट बनते हैं तो वहाँ से मास इजेक्ट होता है, वो कंडेंस होता है और फिर वो प्लैनेट्स बनते हैं। कंडेंसेशन का किस तरह से होता है, क्या मैकेनिज्म है उसका, वो प्रोसेस जो है ये एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो ये इनकी कुछ डिमेरिट्स हैं। सो होप कि आपको जेम्स जीन एंड जेफरी की जो है वो थ्योरियाँ समझ में आ गई हूँ। फिर भी मैं आपके लिए एक बारी रिपीट कर देती हूँ। जेम्स जीन ने क्या कहा, 2 स्टार हैं, राइट। एक जो स्टार है वो आपका प्रिमिटिव सन के पास आता है और जो है उसके सरफेस से, सन के सरफेस से मास इजेक्ट होता है, निकलता है और वो फिलामेंट का रूप ले लेता है। फिलामेंट बाद में जो है वो कंडेंस हो जाता है, ब्रेक हो जाता है और हर एक पीसेस से एक एक प्लैनेट बनता है, राइट। ये जेम्स जीन की कहानी है। उसके बाद जो है जेफरी का ये मानना है कि 1929 में जब उन्होंने मॉडिफाई किया कि 3 स्टार थे, कंपेनियन और इंट्रोड्यूसिंग स्टार, आपस में उनका कोलिजन हुआ। आधा कुछ मटेरियल स्काई में जो है फ्लाई हो गया, आधा जो मटेरियल जो बचा था वो प्रिमिटिव सन के चारों ओर वो रोटेट हुआ और उससे जो है प्लैनेट्स बन गए। ये जेफरी का मानना है, राइट। नाउ कमिंग टू रसेल्स बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस। रसेल्स जो है ये भी अगेन ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम पे ही ये थ्योरियाँ हैं और बहुत ही जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है, बहुत ही रेलिवेंट थ्योरी है, विच इज़ नोन एज बिग बैंग थ्योरी। उसको जो है हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए भी आप मेरे साथ यूँ ही बने रहें और आप अपने कॉन्सेप्ट्स को यूँ ही जो है क्लियर करते रहें। सो कमिंग टू द पॉइंट, सो रसेल जो बाइनरी हाइपोथेसिस है, ये अमेरिकन थे रसेल और इन्होंने, ये एस्ट्रोनॉमर थे, इन्होंने 1937 में इस थ्योरी को दिया। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग भी ये यही मानते हैं जेम्स की तरह, सॉरी ये जो है वो जेफरी की तरह मानते हैं कि 2 स्टार थे और एक प्रिमिटिव सन था। 2 स्टार थे जो कि नज़दीक थे आपस में, कंपेनियन स्टार और आपके जो इंट्रोड्यूसिंग स्टार है वो, और एक प्रिमिटिव सन था। कंपेनियन स्टार जो है वो सन के चारों ओर जो है राउंड लगा रहा था और उससे कुछ मास जो है सन से इजेक्ट हो गया अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स, राइट। और हाई स्पीड के साथ वहाँ से मास जो है इजेक्ट हुआ और इवेंचुअली जब वो कंडेंस हुआ मटेरियल, वो जो है वो प्लैनेट्स के रूप में जो है वो बन गया। तो बाइनरी हाइपोथेसिस ऐसा मतलब कोई इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई अलग बात नहीं कही है, मोर और लेस इनका जो है वो सेम ही कहना था रसेल का भी। और लिटिल बिट ये बताते हैं कि इंट्रोड्यूसिंग स्टार का जो मोशन होता है वो क्लॉकवाइज होता है और उसका बिग साइज़ का होता है, वो ग्रेविटेशन फोर्स उसकी ज़्यादा होती है। लेकिन कंपेनियन स्टार का ये बताते हैं उसका एंटी क्लॉक जो है वो मोशन होता है, स्मॉल साइज़ का होता है, ग्रेविटेशन फोर्स उसका कम होता है। तो इसलिए ये कहते हैं कि जो दोनों स्टार्स होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा में इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। तो वो ये थोड़ा सा उनमें डिफरेंस है कंपेनियन स्टार और आपके इंट्रोड्यूसिंग स्टार में। बाकी इतनी कोई मतलब फॉर एग्ज़ाम से भी रिलेटेड इतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है थ्योरी, बट स्टिल आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन से सोलर सिस्टम की थ्योरी है, इसलिए बता रही हूँ आपको। नाउ कमिंग टू होली सुपरनोवा। होली सुपरनोवा ये मैथमेटिशियंस थे होली, और 1946 में इन्होंने थ्योरी दी और ये एक्सेप्ट करते हैं कि प्रिमिटिव सन है और कंपेनियन स्टार है, 2 चीज़ें हैं। कंपेनियन स्टार को मानते हैं कि वो एक्सप्लोड हो गया न्यूक्लियर फोर्स की वजह से, और कंपेनियन स्टार को ये मानते हैं कि वो हीलियम और हाइड्रोजन की वजह से जो है वो बना, न्यूक्लियर इंटीग्रेशन की वजह से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिले और हीलियम बना, राइट। तो इसलिए न्यूक्लियर प्रोसेस की वजह से जो है वो एक्सप्लोड हो गया और क्लाउड जो है वो गैसेस के बने, राइट। और जो सन का जो ग्रेविटेशन पुल था उसने जो है उन गैसेस को जो है वो अपने पास जो है खींच के रखा, राइट।
पुल करके रखा, एंड जो अदर रेमिनेंट्स थे वो भी इकट्ठे जो है वो इकट्ठे आ गए, और जो ये पार्टिकल्स थे इवेंचुअली जो है ये प्लैनेट्स का रूप इन्होंने लिया जब ये कूल डाउन हो गए बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद, राइट। तो ये इनका कॉन्सेप्ट है आपका जो सुपरनोवा हाइपोथेसिस है। तो इनका यही मानना है कि जो मास ऑफ सन है, जो कि रेड सुपरनोवा जाइंट ये इसको बताते हैं, और सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ ऐसा बताते हैं कि, और बहुत सारा जो डस्ट है वो यूनिवर्स में स्प्रेड हुआ, और बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद जो है वो कूल हुआ और प्लैनेट्स का रूप उसने ले लिया। सो बाकी इसमें कोई ज़्यादा इसमें भी एक्सप्लेन करने लायक नहीं है। आप जितना मैंने लिखा है आप इतना याद कर लोगे, इट्स मोर देन इनफ। नाउ कमिंग टू स्किमेडिड इंटरस्टेलर हाइपोथेसिस। तो इनका ये मानना है कि स्किमेडिड का रशियन थे, इंटरस्टेलर डस्ट इनका जो है ये हाइपोथेसिस है 1943 में इन्होंने दिया, और मेन एम्फेसिस इनका डार्क मैटर में है। डार्क मैटर को ही इंटरस्टेलर डस्ट कहा जाता है। डार्क मैटर मतलब बहुत सारा मैटर, जैसे आपको फर्स्ट उसमें दिख रहा है ना छोटे छोटे पार्टिकल्स, ये ही डार्क मैटर है। 85% ऑफ यूनिवर्स इज़ मेड ऑफ डार्क मैटर, तो आपको याद रखना है। सो डार्क मैटर जो है वो आपका रोटेट करता है सन के अराउंड, और जो मैटर है वो आफ्टर सम टाइम कंडेंस हो जाता है और प्लैनेट्स बन जाते हैं। इनका भी सेम ही मोर और लेस सेम ही कॉन्सेप्ट है। और ये इनका ये मानना है कि जो हैवियर मैटर है लाइक रॉकी एंड आयरन मैटर जो है, क्योंकि ये जो है दूर मतलब इसका मूवमेंट नहीं हो पाया, राइट। तो ये जो रॉकी प्लैनेट्स है वो फर्स्ट में बन गए, जैसे अर्थ मास ये जो है रॉकी प्लैनेट्स है तो नज़दीक बन गए सन की, और जो गैशियस प्लैनेट्स है क्योंकि गैस है लाइटर इन वेट है तो दूर तक चला गया, तो जो गैशियस जो प्लैनेट्स है लाइक सैचुरन एंड नेपच्यून तो ये दूर बन गए। तो ये इनकी अच्छी बात है, इन्होंने जो है ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए एक अच्छा दिया कॉन्सेप्ट, और ये काफ़ी रेलिवेंट भी है आज के केसेस में भी। तो इनका इंटरस्टेलर जो है हाइपोथेसिस यही है, डार्क मैटर पे है बेसिकली, राइट। डार्क मैटर इज़ नथिंग बट डार्क मैटर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे पार्टिकल्स आपके डस्ट के, वही डार्क मैटर है आपका, बाकी कुछ नहीं है सिंपल भाषा में। सो एवरीबडी, ये जो थ्योरीज़ हैं अभी तक की हमने ये जो थ्योरी ऑलमोस्ट काफ़ी हमने जो है वो कवर कर ली है, मतलब सारी कवर कर ली है मेरे ख्याल से, तो यस। बट एक हमारी लास्ट बचती है थ्योरी, वो है बिग बैंग थ्योरी, इसको भी हम कवर करेंगे सोलर सिस्टम से रिलेटेड। बाकी मैंने सारी थ्योरियाँ जैसे गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ कांत, इमैनुअल कांत ने ये दी है तो ये भी कवर कर लिए है। नेबुलर हाइपोथेसिस लैप्लास जो कि लैप्लास ने दी है ये भी कवर कर लिया है। प्लेनेटेसिमल हाइपोथेसिस ऑफ चैम्बरलिन एंड मोल्टन ने ये दी है, एफ.आर. मोल्टन ने, तो इसको भी कवर कर लिया है। टाइडल हाइपोथेसिस ऑफ जेम्स जीन्स आज ही हमने किया है, जो कि सर जेम्स जीन और हरोल्ड जेफरी ने दिया है। बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस रसल की, ये भी हमने कंप्लीट कर ली। सुपरनोवा हाइपोथेसिस होली की, एफ होली ने दी है, ये भी हमने कर ली। फॉबल होली इनका पूरा नाम। इंटरस्टेलर हाइपोथेसिस, डस्ट हाइपोथेसिस ओटो स्किमिडिट ने दिए, तो ये भी हमने सारी कवर कर ली। तो मेनली अगर हम देखें तो हमने मोस्टली जो है 6-7 थ्योरियाज कवर कर लिए। अब हमारा बिग बैंग बचता है तो हम उसको भी कवर करेंगे अच्छे से। बाकी स्टे ट्यून्ड। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। सो आज का हम ये वीडियो ख़त्म करते हैं इस थॉट के साथ कि द ओनली डिफरेंस बिटवीन अ गुड डे एंड अ बैड डे इज़ योर एटीट्यूड। सो आपका जो एटीट्यूड है वो ही डिसाइड करता है कि जो आपका दिन है वो अच्छा होगा या बुरा होगा। So have always positive attitude towards life, towards any condition in life. So that's all from my side. Hope कि आपको concept समझ में आ गया होगा. So that's all from my side. Thanks for watching and bye and take care.